हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को डिटेल में समझ लिया था। अब हम बात करेंगे दैट इज़ द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा इजीली, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो लेके जाता है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, ना कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है, क्योंकि यहाँ केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व है। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ metals. First start with the metals. ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। बेटा मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी आपके पास 7 है, 7 वी हैव द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट आ जाती है इसकी दैट इज द रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। देखो बेटा, जब भी मेटल किसी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो हमेशा बनाता है मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड, आपको मैंने कहा था मेटल ऑक्साइड अच्छे से लर्न कर लेना दोबारा, क्योंकि मेटल ऑक्साइड का ज़्यादातर यूज़ इस चैप्टर में आता है आपका, ठीक है। तो वो प्लीज़ ट्रिक्स ऑफ द ऑक्साइड जो मैंने प्लेलिस्ट में डाली हुई है वीडियो, मैं इसके साथ भी लिंकअप कर दूंगा, तो आप प्लीज़ उसको देखना ज़रूर, ठीक है। अब देखिए जरा, हाईली रिएक्टिव मेटल्स हो गए जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना लेंगे, सोडियम ऑक्साइड। पोटेशियम हो गया, ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना लेगा, पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये तो हो गया हाईली रिएक्टिव मेटल जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और आसानी से रिएक्ट कर जाते हैं। मैग्नीशियम की बात करें जो थोड़े से मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम भी इंक्लूडेड होता है आपका हाईली रिएक्टिव मेटल के अंदर ही, तो ये भी क्या बना लेगा बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर कैल्शियम की बात करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। दूसरी चीज़, ये तो होगी हाईली रिएक्टिव मेटल्स के बारे में बातें। थोड़ा सा लोअर आते हैं हम लोग, एल्यूमिनियम पे बात करते हैं। एल्यूमिनियम की अगर बात करेंगे तो एल्यूमिनियम रिएक्ट होकर क्या बनाएगा, Al2O3, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्यूमिना। याद रखना, एल्यूमिना इज़ इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा। ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, आपको पता है अच्छे से। जिंक की बात करेंगे तो जिंक ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना देता है, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये भी आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक। तो ये आपके हो गए। एक एक्सेप्शनल चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना है कि अक्सर बच्चे ना इसमें गड़बड़ करते हैं कि आयरन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है। कई बच्चे बोलते हैं FeO बनाता है, कई बच्चे बोलते हैं Fe2O3 बनाता है, क्योंकि आयरन तो 2 स्टेट में एग्जिस्ट करता है ना, फेरस और फेरिक। तो ये तो हो गया फेरस ऑक्साइड, ही हो गया फेरिक ऑक्साइड बेटा। लेकिन याद रखना ये दोनों ही नहीं बनाता है। जब भी आयरन के साथ रिएक्शन होती है तो ये कंबाइन इफेक्ट शो करता है और क्या बनाता है आपका, Fe3O4 बनाता है, जिसको हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। ये फेरिक ऑक्साइड बनाता है। तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि FeO फेरस ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड के बजाय आप यहाँ पे क्या बोलोगे, फेरिक ऑक्साइड, जिसका केमिकल नेम होता है आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड, ठीक है। अब एक और चीज़ समझिए, मतलब जब भी मेटल रिएक्ट करेगा किसी भी ऑक्सीजन के साथ तो हमेशा क्या बना रहा है आपका, मेटल ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। तो ये मेटल ऑक्साइड किस नेचर के होंगे, या तो ये हो सकते हैं बेसिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड, या फिर ये हो सकते हैं आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो सकते हैं, ठीक है। याद है ना बेटा, आपको मैंने एक ट्रिक दी थी आपको एम्फोटेरिक की, आलू ज़ीरा, याद रखना, ठीक है। तो आलू ज़ीरा बनता है, एम्फोटेरिक है। और अगर ये बना रहे हैं बाकी एलिमेंट्स मेटल्स अगर कंबाइन होकर बना रहे हैं तो सारे के सारे क्या हैं, बेसिक ऑक्साइड। Fe3O4 भी बेसिक ऑक्साइड है, गॉट इट, ध्यान रहेगा, ठीक है। कौन कौन से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, दरअसल हम बोलते हैं कि ऑक्साइड की प्रॉपर्टी जो है सब ऑक्सीजन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं नॉर्मली, और सभी मेटल्स ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके या तो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वही बनाएंगे जो एम्फोटेरिक एलिमेंट्स होते हैं, लाइक एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, बेरिलियम हो गया, ठीक है, सिर्फ यही बनाते हैं आपके, ओके। तो सिंपल सा रिएक्शन था। प्रॉपर्टीज़ पे ज़्यादातर क्वेश्चन ज़्यादा कुछ आता नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे एक चीज़ पूछी जाती है कि एनोडाइजिंग क्या होता है, व्हाट इज़ एक्चुअली एनोडाइजिंग। तो एनोडाइजिंग की बात समझते हैं, और एल्यूमिना पे थोड़ी सी बातें आपको थोड़े से डिटेल में समझनी पड़ेगी, व्हाट इज़ एक्चुअली द एल्यूमिना इज़। तो बेटा पहले एल्यूमिना पे थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लीजिए, व्हाट इज़ एल्यूमिना। देखिए, एल्यूमिनियम जब भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो बनाता है
Al2O3, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और कॉमनली कहा जाता है एल्यूमिना। इसकी 2-3 खास बात याद रखिए कि इट इज़ हाईली इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, वेरी वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। एंड थर्ड थिंग, इट इज़ अ वाइट ऑक्साइड लेयर एंड जनरली नॉन रिएक्टिव होता है, ठीक है, नॉन रिएक्टिव है, स्पेशल कंडीशन में ही रिएक्ट करता है, या नॉन रिएक्टिव रहने दो, स्पेशल कंडीशन में रिएक्शन हो जाती है इसकी जनरली। तो बेटा ये याद रखिए, देखो हम कैसे याद रख सकते हैं, एल्यूमिनियम का कोरिलेशन याद है आपको, एल्यूमिनियम के बर्तन घर में लेके आते हैं और उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, तो एटमॉस्फेयर में छोड़ने पे क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ वो कंबाइन करेगा और क्या बना लेता है, एल्यूमिना की लेयर चढ़ जाती है। जब एल्यूमिनियम लेके आते हैं तब बहुत ज़्यादा शाइनी होता है, लेकिन बाद में उसकी शाइन लॉस हो जाती है, द फिनोमेनन इज कॉल्ड एज टार्निशिंग ऑफ शाइन, ठीक है। क्यों हो जाता है टार्निश्ड, टार्निश्ड ऑफ एल्यूमिनियम क्यों हो जाता है, टार्निश्ड, देखो एक वर्ड आया टार्निश्ड, टार्निश्ड का मतलब होता है कि लॉस ऑफ शाइन, तो टार्निश्ड ऑफ एल्यूमिनियम हो जाता है, ठीक है, कि एल्यूमिनियम की शाइन चली जाती है। क्यों चली जाती है, क्योंकि अगर ये एल्यूमिनियम का कंटेनर था मान लीजिए, तो इसके ऊपर एल्यूमिना की लेयर आ गई, Al2O3 की लेयर डिपॉजिट हो गई। अब ये जो Al2 की लेयर डिपॉजिट हो गई है, ये क्या करेगा, इसको फर्दर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ में कांटेक्ट में नहीं आने देगा। क्यों नहीं आने देगा, क्योंकि ये जो लेयर है ये इतनी हाईली स्ट्रॉन्ग होती है या नॉन रिएक्टिव सिचुएशन में रहती है कि वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ तो कंबाइन करता ही नहीं है, तो बाकी का एल्यूमिनियम हमारा बच जाता है, और इस तरह से हम बोलते हैं एल्यूमिनियम का जो कोरोजन है वो बेनिफिशियल कोरोजन में काउंट होता है। आप चाहे उसको धो लो, आप उसको गर्म कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है और ये पानी के साथ इनसॉल्युबल है। तो जनरली क्या होता है, एल्यूमिनियम जो है, अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर किसी एल्यूमिनियम कंटेनर पर डिपॉजिट हो जाती है तो वो उसके लिए फ़ायदेमंद हो जाती है, रादर देन वो कोरोड होने के बजाय, ठीक है, हार्मफुल होने के बजाय वो बेनिफिशियल में काउंट करने ली जाती है। तो आपको ये कंसेप्ट आया समझ में। तो एल्यूमिनियम के बारे में ये 3 बातें याद रखिए। अब बात करते हैं एनोडाइजिंग क्या होता है, व्हाट इज़ एनोडाइजिंग, ठीक है। देखिए एक टर्म आ रही है एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग, ठीक, याद रखना, डिपोजिशन ऑफ थिक लेयर of alumina over aluminium आर्टिकल्स। कोई भी एल्यूमिनियम का कंटेनर हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर अगर एल्यूमिनियम की थिक लेयर डिपॉजिट हो जाती है तो फिनोमेनन इज कॉल्ड एज एनोडाइजिंग, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्यों होता है, क्यों करवाते हैं इसको, बेसिकली ताकि ये पर्टिकुलरली बाकी फर्दर करोड़ होने से प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, समझ में आ गया एनोडाइजिंग। अब आती है बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ रिएक्शन विद वाटर, यहाँ से हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन आया ही है। रिएक्शन विद वाटर, सेकंड कंसेप्ट है आपके पास, दैट इज़ रिएक्शन विद वाटर। बेटा इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। We don't often think of reactions between metals and water as being chemically useful, but reacting different metals with water is an excellent way of demonstrating their reactivities compared to each other. You'll find these 2 videos useful to understand the content covered here. We'll consider the different groups of metals in turn. Group 1, the alkali metals, all react vigorously with cold water. The metal atom displaces hydrogen from the water molecule to form a metal hydroxide and hydrogen gas. Here's the reaction occurring with lithium metal in a beaker of water. Notice how the metal floats on the surface and fizzes quite gently until it disappears from sight. Don't think it has just vanished though, atoms don't disappear. It has formed Li+ and OH- ions, which are dissolved in the solution, making that solution basic. This can be checked with universal indicator paper. What colour do you think it will change to? The answer is blue to purple, depending on the concentration of the solution. If you know the reactivity trend of this group, you react potassium metal with water.
Pause the video and consider, then resume. Well, the chemical equation looks nearly the same, but the reaction is much more violent because potassium is more reactive and enough heat is given out to ignite the hydrogen gas, and this then ignites the metal itself. Moving on to group 2, the alkali earth metals, things are a little different. The metal at the top of the group, beryllium, is too inert to react with water. Magnesium just below it reacts only very slightly. But again, consider the reactivity trend. It increases going down the group. The elements below, calcium, strontium and barium, will react with water to form their hydroxides, though in each case less vigorously than their group 1 neighbour. If we drop some strontium metal into our beaker of water, it will sink to the bottom. Small bubbles of hydrogen gas then appear on its surface, showing the reaction is taking place. You might observe a white precipitate, which is solid strontium hydroxide. Unlike group 1, the hydroxides formed by group 2 are only partially water soluble and can often be seen in the solid form as the reaction occurs. The solid hydroxide often forms as a protective layer on the surface of the metal itself and slows down the reaction. But the solution will still be basic, as at least a few free OH- ions are present. Metal hydroxides have many uses in industry. Lithium hydroxide is used to make a highly water-repellent grease. Strontium hydroxide plays a role in the manufacture of table sugar from the sugar beet crop. But you'll never see hydroxides made in industry by adding the pure metal to water. It is far better to start with a salt of the metal, which is easier to make and cheaper to acquire. For example, strontium hydroxide is made by starting with the salt strontium nitrate and adding a strong base, as shown here. What about other metals though, those not in group 1 or 2? In their pure form, the transition metals generally do not react with water. They usually have to give up at least 2 electrons to become soluble ions, and the energy required to do this is just too great. Elements near the border between metals and nonmetals, like tin and lead, are inert in water. Molten tin, in fact, is sprayed onto iron cans to stop them reacting with any water contained in whatever is inside the can. Aluminium is an interesting example. The pure metal initially does react with water, but it does so by forming aluminium oxide, Al2O3, and this, much like some group 2 hydroxides, forms a protective layer on the metal's surface, stopping further reactions occurring. बेटा इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना है क्योंकि इस पर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो बेटा पहले समझिए, मेटल जो होता है, मेटल एम मेटल जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करे तो हमेशा बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड्स, MOH बनता है। मैं MOH X कह रहा हूँ क्योंकि इस मेटल की वैलेंसी कुछ भी हो सकती है, चार्ज कुछ भी होगा। तो बेटा इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। अब एक बात समझिए, रिएक्शन विद वाटर की बात करें तो मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। अब ये X क्यों आया, X इसलिए आया है क्योंकि मेटल की वैलेंसी कुछ भी हो सकती है, इसलिए X आपका यहाँ पे शो किया गया है, ठीक है। अब देखिए बेटा, जो इंपॉर्टेंट बात समझनी है, 2 कंसेप्ट हैं यहाँ पर। पहला चीज़ कि मेटल कैसा भी हो सकता है, ठीक है, हाईली रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। वाटर कैसा भी हो सकता है, कोल्ड और हॉट हो सकता है, स्टीम के फॉर्म में भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो आपको इसकी कैटेगरी के वाइज बात करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मेटल हाइड्रोजन गैस निकाल रहा है तो उसका मतलब मेटल शुड बी रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ठीक है, तभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। इट्स अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये याद रखना, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। और जनरली एक्सोथर्मिक भी होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक भी होती है, एक्सोथर्मिक है, हीट निकलती है यहाँ से, ठीक है। अब ज़रा बात करें तो मेटल को कैसा होना चाहिए, मोर रिएक्टिव, मतलब हाईली रिएक्टिव या रिएक्टिव देन
रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तभी तो हाइड्रोजन को वहाँ से हटा पाएगा। ठीक है, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। अब हम इसमें केसेस लेते हैं। पहला केस लेते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स का। हाईली रिएक्टिव मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं? हाईली रिएक्टिव मेटल आ गया लाइक सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन से वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ये बात आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि सोडियम जो होता है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, और क्या बना लेता है? NaOH, जिसको हम कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। कॉस्टिक सोडा, दूसरा नाम भी आप याद रख सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है, प्लस लार्ज अमाउंट में हीट बाहर निकलती है। ठीक है, सिमिलरली विद द पोटेशियम, पोटेशियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और बना लेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्टिक पोटैश। कॉमन नेम मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, केमिकल नेम आपको याद रहती हैं। तो बेटा याद रखना कि हाईली रिएक्टिव मेटल जो होते हैं वो रिएक्ट विग्रसली। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ, हाईली रिएक्टिव मेटल जो हैं रिएक्ट विग्रसली विद वाटर। ठीक है, वो विग्रसली रिएक्ट करते हैं और यही प्रॉब्लम होती है कि इनमें आग भी लग जाती है। जैसे सोडियम को पानी में डालते हैं तो वो आग पकड़ लेता है। क्यों पकड़ लेता है? क्योंकि देखो हीट बाहर निकल रही है, हाइड्रोजन गैस बाहर है, तो हाइड्रोजन गैस जो होती है हाईली इन्फ्लेमेबल होती है। जो हीट निकल रही है उसके साथ कांटेक्ट में आ गया, ये बर्स्ट हो जाती है, जल जाती है। बात समझ में आ गई? तो इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक, एज इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है। एंड द हाइड्रोजन गैस इवॉल्व, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एंड हाइड्रोजन इवॉल्व कैचेस फायर। तो बहुत ही सावधानी से इस एक्सपेरिमेंट को करवाना पड़ता है लैब में। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब थोड़ी सी बात करते हैं, नीचे की तरफ आते हैं। तो उससे थोड़ा रिएक्टिव मेटल्स में बात करेंगे तो और बी पार्ट इसका बनाते हैं कि कैल्शियम और मैग्नीशियम किस तरह से बात होती है। ठीक है, तो फिर आते है बी पार्ट कैल्शियम की। तो कैल्शियम वाटर के साथ, ठीक है, कैल्शियम कौन से वाटर के साथ करेगा? कोल्ड वाटर के साथ। कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो ये एक्स का मतलब समझ में आया, कैल्शियम की वैलेंसी 2 पॉजिटिव होती है और हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव क्रॉस मल्टीप्लाई होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। लेकिन ये जो हाइड्रोजन गैस बाहर निकली इसके साथ में कोई हीट नहीं निकली। ऑल्दो कैल्शियम इज रिएक्टिव बट इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, और इतना ज़्यादा रिएक्टिव ना होने की वजह से हीट बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकलती, इसकी वजह से हाइड्रोजन फायर कैच नहीं कर पाता। ठीक है, बात समझ में आ गई? सी पार्ट मैग्नीशियम की बात करते हैं बेटा। मैग्नीशियम कैल्शियम के नीचे भी आ गया। तो मैग्नीशियम जो है वो थोड़ा सा लेस रिएक्टिव है देन द अदर एलिमेंट्स। तो मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ये बात याद रखना। तो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे बात समझिए, ये दोनों ही केसेस में है ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम फ्लोट करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम floats on the surface of water although they have high density। इनकी जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, फिर भी फ्लोट क्यों करते हैं भैया ये? तो बेटा कंसेप्ट को समझना आप। देखो हुआ क्या इस केस में, यहाँ पे हुआ ये, जैसे मान लो मैंने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में पानी भर दिया, ठीक है, और ऊपर से क्या मिला दिया, इसमें कैल्शियम पार्टिकल्स डाल दिए। तो कैल्शियम पार्टिकल जैसे रिएक्ट करेगा क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। मान लो ये कैल्शियम पार्टिकल है तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। तो हाइड्रोजन गैस जो बाहर निकल रही है ना, जो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है, वो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलने के बजाय इस कैल्शियम पार्टिकल की सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाती है, और एब्जॉर्ब होने की वजह से कैल्शियम क्या करेगा? ऊपर की सरफेस पे आ जाएगा इस तरह से और फ्लोट करने लग जाएगा। ठीक है, तो कैल्शियम
तो रिएक्ट करता कोल्ड वाटर के साथ में फ्लोट होता है, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और फ्लोट होता है। ठीक है, तो बेटा इसका आंसर कैसे देंगे हम लोग कि जो हाइड्रोजन गैस बाहर निकली है वो एड्जॉर्ब हो जाती है ऑन द सरफेस ऑफ द एलिमेंट एंड मेक देम फ्लोट। तो आप याद रखना कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये बात ध्यान रखना कि कौन किसके साथ कौन से टाइप के वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम when react with water they evolved, या ऐसे बोलते हैं हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ठीक है, हाइड्रोजन द इवॉल्व्ड हाइड्रोजन गैस, द इवॉल्व्ड हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब या एब्जॉर्ब बोल दो, एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड मेक देम फ्लोट। ये कैल्शियम मैग्नीशियम के जो पार्टिकल्स होते हैं कि स्ट्रक्चर देखोगे तो इनमें स्पेस होती है, इसकी वजह से क्या होता है हाइड्रोजन गैस को अपनी स्पेस के अंदर एब्जॉर्व कर लेते हैं, और गैस है बबल्स के फॉर्म में बाहर निकलेगी तो बहुत ज़्यादा बबल्स एब्जॉर्व होने की वजह से क्या होता है वो डेंसिटी ज़्यादा होने के बावजूद भी ऊपर तैरने लग जाती है। तो ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है, थर्ड थिंग आती है, थर्ड जो उसका फोर्थ आ गया ABC। अब आती है डी पार्ट। तो डी पार्ट में हम बात करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, ध्यान रखना है इसको। डी पार्ट इसका है कि लेस रिएक्टिव मेटल्स की अगर बात करें, ठीक है, या मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स की बात करें पहले, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स लाइक जिंक हो गया या फिर आपका आयरन हो गया। ठीक है, तो जिंक की बात करें वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, आयरन की बात करें वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो बेटा ध्यान रखना जिंक वाटर के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन कौन से वाटर के साथ में, स्टीम के साथ में, मतलब स्टीम के साथ रिएक्ट हो गई है। ठीक है, स्टीम के साथ रिएक्ट होने पर ये हाइड्रोक्साइड्स नहीं बनाते, ये बनाते हैं ऑक्साइड्स। तो यहाँ पे जिंक जो है वो बना लेता है जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, और आयरन जो है वेरी इंपॉर्टेंट Fe3O4 बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये जनरली बहुत बार पूछा गया, बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, आयरन हाइड्रोक्साइड लिख देते हैं, फेरस ऑक्साइड लिख देते हैं, फेरिक ऑक्साइड लिख देते हैं, तीनों ही गलत है। इसका करेक्ट आंसर है आयरन थर्ड ऑक्साइड, आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड। ठीक है, अब ज़रा देखो ये हुआ कैसे, ये काम कैसे हो रहे हैं, आप इसको कैसे मेमोराइज़ करोगे बेटा, ज़रा थोड़ा सा याद रखिए। रिएक्टिविटी सीरीज़ की अगर बात करें, ठीक है, तो पोटेशियम आ गया, सोडियम आ गया, देन कैल्शियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया। ठीक है, लिथियम लिखना क्या मांगे, आलू ज़ीरा, है ना, यही है ना। फिर को नी सुनो प्रभु हाइड्रोजन, तो सिर्फ हाइड्रोजन के ऊपर वाले रिएक्ट करने वाले हैं, यहाँ से लेकर एल्यूमिनियम तक तो हाईली रिएक्टिव ही होते हैं, उसके बाद मॉडरेटली रिएक्टिव है। ठीक है, लेड तक और हाइड्रोजन के नीचे वाले लेस रिएक्टिव। तो ये तो क्या बनाते हैं आपके हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, ये फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स क्योंकि हाईली रिएक्टिव है। ये क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो ये बात ध्यान रखना है, आपको याद रह जाएगा। अब देखो कैसे बात कर रहे हैं बेटा, एक तरफ मेटल है एक तरफ वाटर है, किसी एक को तो पावरफुल होना पड़ेगा ना रिएक्शन होने के लिए। भाई रिएक्शन होनी है तो किसी एक को रिएक्टिव होना पड़ेगा, या तो मेटल रिएक्टिव हो या फिर ये रिएक्टिव हो। जब मेटल रिएक्टिव था तो ये कोल्ड के साथ ही काम चल जा रहा था। ठीक है, मेटल थोड़ा लेस रिएक्टिव हुआ, जैसे देखो सोडियम पोटेशियम की बात करें तो ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर पा रहे थे, कैल्शियम की बात करें कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर पा रहे थे। लेकिन मैग्नीशियम यहाँ ऊपर से नीचे आ रहे हैं, रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो रही है, तो मैग्नीशियम के साथ रिएक्टिविटी कम हुई तो हमने देखो इसको क्या किया, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करवाया। एल्यूमिनियम भी हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, इवन दो स्टीम के साथ भी रिएक्ट करके बना लेता है काम। लेकिन मेटल की रिएक्टिविटी यहाँ पे अगर बात करें, जिंक से बात करेंगे और नीचे जाते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो उस केस में मेटल तो लेस रिएक्टिव हो गया है, ठीक है, तो वाटर को थोड़ा सा और रिएक्टिव होना पड़ेगा। तो वाटर के पास एनर्जी ज़्यादा हो, और वाटर के पास एनर्जी ज़्यादा कैसा होगा, हम इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे, स्ट्रांगली हीट करेंगे तो गैसेस फॉर्म में आ गया, और गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड स्टीम। बात समझ में आ गई। तो स्टीम के साथ रिएक्शन होके क्या बनते हैं, हाइड्रोक्साइड्स नहीं बन पाते, ये क्या बनते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं। याद रह गया, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि आयरन जो होता है वो स्टीम के साथ रिएक्शन करता है,
और हाइड्रोक्साइड्स ना बना के क्या बनाता है, ऑक्साइड्स बनाता है। और ऑक्साइड में भी इस पे स्पेशल फोकस करना। बैलेंसिंग इक्वेशन लास्ट ईयर आ चुकी है इसकी, और पूछा गया है व्हाट हैपन्स व्हेन आयरन रिएक्ट विद वाटर, राइट अ कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन। तो बैलेंसिंग करना आसान है, बैलेंसिंग तो आप कर लोगे, जैसे यहाँ पे 3 लगा दिया तो आयरन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो यहाँ पे 4 लगा दो, तो यहाँ पे 4 लगा दिया आपने, बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। दिस इज़ द बैलेंस इक्वेशन। बट बनता क्या है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कभी भी आयरन हाइड्रोक्साइड मत कर देना, ठीक है, आयरन ऑक्साइड मत कर देना, आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड मत कर देना, ये नहीं बनेंगे। तो इनका स्पेशल फोकस रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं। नाउ ई पार्ट, फिफ्थ एंड लास्ट पार्ट इसमें आता है रिएक्शन विद वाटर के अंदर, दैट इज नेम द मेटल विच डू नॉट रिएक्ट विद एनी फॉर्म ऑफ वाटर। किसी भी फॉर्म ऑफ वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो कौन से हैं भैया वो, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया। जब इनकी वाटर के साथ बात करते हैं तो कोई भी रिएक्शन, नो रिएक्शन होती है। क्यों होती है? बिकॉज these are less reactive metals and less reactive metal do not displace hydrogen from its salt solution। कहानी समझ में आ गई? ठीक है, तो एक बार क्विक रिकैप कर लें। हाईली रिएक्टिव मेटल आसानी से कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। देखो एग्जाम में क्वेश्चन सीधा आ जाता है, नेम द मेटल विच रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, हॉट वाटर। एक एक एग्जाम्पल आप याद रखिए। तो वो थोड़ा सा कौन सा फ्लोट करता है, हॉट वाटर के साथ कौन फ्लोट करता है, कोल्ड वाटर के साथ कौन फ्लोट करता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ऑलराइट, नाउ थर्ड इसकी एप्लीकेशन आती है, थर्ड आती है रिएक्शन विद एसिड्स। रिएक्शन विद एसिड्स, नाउ ये भी इंपॉर्टेंट है, एसिड बेस के अंदर हमने काफ़ी बार देखा है। ठीक है, फिर से वही बात, मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, मेटल सॉल्ट बनाता है, प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। बेटा फिर से वही बात, चाहे कोई सा भी एसिड लो आप, ठीक है, हाइड्रोजन तो होगा ही उसमें, और हाइड्रोजन है तो मेटल को रिएक्टिव होना पड़ेगा, मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तभी रिएक्शन हो गई। अब यहाँ पे जो एसिड है इसकी एक बात याद रखना है कि दिस एसिड में बी डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड। ये डाइल्यूट भी हो सकता है या फिर कंसनट्रेटेड भी हो सकता है, तो अलग अलग तरह से रिएक्शन होगी। और प्लस ये नेचर क्या है इसका, ये भी बात हो गई। ठीक है, 3 पार्ट आ गए। तो बहुत सारे एसिड में, हमने एसिड बेस में भी पढ़ा है इसका, तो आप थोड़ा सा याद रखिए कि मेटल जब, ट्रिक दे रहा हूँ, इस ट्रिक को याद रखना आप। ठीक है, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है मेटल क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। मेटल जब कंसनट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है मेटल क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। मतलब जब भी मेटल डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड HCl के साथ निकलता है तो हाइड्रोजन गैस बाहर रिवॉल्व होगी। ठीक है, कोई इशू नहीं। नाउ मेटल, बट ये ध्यान रखना मेटल मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन हो। मेटल जब डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है बेटा M2SO4X। अब ये 2 और X क्यों आया, सल्फेट पे चार्ज होता है 2 नेगेटिव और मेटल पे तो कोई वैलेंसी हो सकती है, प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। मेटल जब कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है मेटल सल्फेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है प्लस वाटर बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये हो गया किसका, H2SO4 का। अब बात करते हैं मेटल विद डाइल्यूट HNO3 या फिर मेटल विद कंसनट्रेटेड HNO3। तो डाइल्यूट HNO3 के साथ में मेटल जो है वो मेटल नाइट्रेट्स बनाएगा प्लस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकलती है प्लस वाटर बाहर निकलेगा। यहाँ पर मेटल नाइट्रेट्स बनाएगा प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, बहुत सारे एसिड्स हैं लेकिन उनमें से हम इन 3 एसिड्स के ऊपर बात करेंगे। तो बेटा आपने कुछ अनयूजुअल बिहेवियर देखा, कंसनट्रेटेड H2SO4 है, उसने हाइड्रोजन गैस की बजाय सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाली। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट HNO3 के साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। अच्छा, इसको पहचानोगे कैसे? हाइड्रोजन गैस को तो पहचानने का तरीका पता है आपको, पॉपिंग साउंड क्रिएट करता है सल्फर डाइऑक्साइड
पंजेंट गैस होती है, इट्स अ सफोकेटिंग गैस, ठीक है। तो पंजेंट गैस होती है, तीखी गैस होती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करें, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की बात करें, दोनों के दोनों ब्राउन फ्यूम के साथ निकलते हैं, इससे पहचानते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो ये ट्रिक याद रखिए, इस ट्रिक्स के थ्रू आप काम कर सकते हो। तो पहले तो क्वेश्चन यही आ जाता है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके बाद मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, ठीक है। नाउ सी सम एग्जांपल्स। जैसे कि बेटा आपको बोल दिया जाए कैल्शियम है, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट होकर क्या बनेगा, या फिर बोल दिया जाए मैग्नीशियम है, कंसनट्रेटेड HCl के साथ होकर रिएक्ट करके क्या बनेगा, जिंक है, डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट होकर क्या बनेगा, या जिंक की बात कर लें, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट होकर क्या बनेगा, ठीक है। या फिर आप बोल दो जस्ट सोडियम है, ठीक, देन डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ठीक है। कुछ नाइट्रिक एसिड का भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे जिंक है, डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करवा के बताओ क्या बनेगा, ठीक है। या फिर आप बोल दें कैल्शियम है, कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करके बताइए क्या बनेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं हमसे। तो सिंपल, डाइल्यूट HCl है, आप एसिड देखो, मेटल देखो, क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, कोई चेंजेस नहीं। यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, कोई अनयूजुअल बिहेवियर नहीं। जिंक की बात करेंगे, डाइल्यूट H2SO4 के साथ हो रहा है, तो जिंक सल्फेट, ठीक है ना, प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। लेकिन कंसनट्रेटेड के साथ अगर बात करें तो बेटा जिंक सल्फेट तो बनेगा, सॉल्ट तो बनेगा, मेटल सॉल्ट बनेगा, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर बाहर निकला, ठीक है। डाइल्यूट H2SO4 के साथ सोडियम की बात करें तो सोडियम सल्फेट बन गया, प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकली, कोई इशू नहीं। डाइल्यूट HNO3 के साथ जिंक की बात करें तो जिंक नाइट्रेट बनेगा, लेकिन अनयूजुअल बिहेवियर था, डाइल्यूट है तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर बाहर निकलेगा। अनयूजुअल बिहेवियर था कंसनट्रेटेड HNO3 का भी, तो सॉल्ट तो बनेगा। ये क्वेश्चन सॉल्ट के लिए नहीं पूछा जाता, ये गैस के लिए पूछा जाता है कि कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होगी, ठीक है। और पहचानने का तरीका आपको पता ही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन फ्यूम्स है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड लाइट ब्राउन फ्यूम्स है, सल्फर डाइऑक्साइड पंजेंट स्मेल है, हाइड्रोजन गैस पॉपिंग साउंड क्रिएट करता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये सारे मेटल जो थे वो दरअसल हाइड्रोजन से रिएक्टिव थे, इसलिए रिएक्ट कर पाए थे, ठीक। नाउ अब थोड़ी सी बात कि कंसनट्रेटेड एसिड्स या कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड कंसनट्रेटेड HNO3 जो होते हैं डू नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विद एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल हम उन्हें बोलते हैं जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। वाई, क्यों, बताओ भैया। बेटा याद रखना कि कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड कंसनट्रेटेड HNO3 these are पावरफुल एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, पावरफुल स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, एंड वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये ना सिर्फ पावरफुल एसिड्स हैं बल्कि ये साथ ही साथ क्या हैं, बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हैं। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस नहीं निकालते हैं, उसकी बजाय ऑक्सीडाइज कर देते हैं उसको सल्फर डाइऑक्साइड में, सल्फ्यूरिक एसिड को, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को नाइट्रिक एसिड को, ठीक है। एक और चीज़, कंसनट्रेटेड H2SO4 का एक और नाम होता है, हम इसको दो नाम से जानते हैं, इसको कहा जाता है ऑयल ऑफ वाइट्रॉयल, ऑयल ऑफ वाइट्रॉल भी कहते हैं इसको, और दूसरा किंग ऑफ केमिकल भी कहा जाता है, किंग ऑफ केमिकल। अच्छा, एक क्वेश्चन यही आ जाता है कि वाई सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड एज किंग ऑफ केमिकल्स, क्यों कहते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग एसिड, इट्स अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और बहुत अच्छा इट एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है। अब जब लिखो ना तो क्वेश्चन लिख लेना कि वाई सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड एज किंग ऑफ केमिकल्स, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग एसिड, इट्स अ वेरी गुड या वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, एंड एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब होता है जो पानी बाहर निकाले, डी मतलब रिमूवल, हाइड्रा मतलब पानी, जो पानी को बाहर निकाले उसे बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। बात समझ में आ गई। अब एक और चीज़,
यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा एक एक्सेप्शन केस की तरह आप याद रखिए। एक्सेप्ट, देखिए मैग्नीशियम, या मैं स्टार्ट करता हूँ जिंक से। जिंक प्लस डाइल्यूट HNO3 क्या बनेगा? कैल्शियम प्लस डाइल्यूट HNO3 क्या बनेगा? ठीक है, चाहे डाइल्यूट हो चाहे कंसनट्रेट, कोई भी फॉर्म हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं जब नहीं दे रखा होता तो हमेशा मान के चलना चाहिए आपको कंसनट्रेटेड है। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस कंसनट्रेटेड, मैं कंसनट्रेटेड ही लिख देता हूँ, चलो कंसनट्रेटेड HNO3 क्या बनेगा? मैग्नीज प्लस कंसनट्रेटेड HNO3 क्या बनेगा? एंड सो ऑन। तो जिंक के साथ बात करें, कंसनट्रेटेड HNO3 की बात हो रही है, तो बेटा क्या बनाता है? जिंक नाइट्रेट प्लस अनयूजुअल बिहेवियर शो करता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाएगा। यहाँ पर भी अनयूजुअल बिहेवियर शो होगा, कैल्शियम नाइट्रेट बनना चाहिए प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाएगा। यहाँ पर भी अनयूजुअल बिहेवियर ही शो होना चाहिए, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा। यहाँ पर भी बेटा मैग्नीज नाइट्रेट, Mn का मतलब है मैग्नीज, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा। बट ऐसा नहीं है, याद रखना ये दो एलिमेंट जो हैं मैग्नीज और मैग्नीशियम, ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। ये दो एलिमेंट एक्सेप्शनल है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नेम द मेटल विल इवॉल्व हाइड्रोजन गैस विद नाइट्रिक एसिड, चाहे डाइल्यूट हो चाहे कंसनट्रेटेड हो, कोई भी हो। ठीक है, तो याद रखना मैग्नीज, मैग्नीशियम एंड, मैं इसको नोट के फॉर्म में लिखवा देता हूँ, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज लिबरेट हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विद एक्टिव मेटल। जब एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमेशा क्या निकालेंगे? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। बात समझ में आ गई? चलिए अब आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो देखो इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा याद रखना है। एसिड का इवन तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो एसिड के बेसिस में कोई दिक्कत नहीं आती आपको। ठीक है, अब बात आती है कि कौन से मेटल ऐसे हैं जो किसी भी फॉर्म ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है एक्वा रीजिया के बारे में। ठीक है, व्हाट इज़ एक्वा रीजिया? ये रह गया था पहले वाले टॉपिक में भी। एक्वा रीजिया, जिसको हम रॉयल वाटर भी कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव नोबल मेटल्स होते हैं, वो किसी भी फॉर्म के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, कोई भी एसिड हो। ठीक है, वो सिर्फ किसके साथ रिएक्ट करते हैं? तो ओनली रिएक्ट विद एक्वा रीजिया। ठीक है, तो याद रखिए एक्वा रीजिया होता क्या पहले? इट्स अ मिक्सचर ऑफ concentrated HCl and concentrated HNO3 in the ratio, इसका रेशियो बहुत बार पूछा जाता है, in the ratio of 3:1, मतलब इसके 3 इसके 1 पार्ट। ठीक है, दूसरी बात, इट्स अ वेरी गुड वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, गोल्ड और प्लैटिनम जो होते हैं, गोल्ड एंड प्लैटिनम जिसको हम नोबल मेटल्स बोलते हैं, वो इनके साथ रिएक्ट करते हैं कंसनट्रेटेड HCl प्लस कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ कंबाइनली, मतलब एक्वा रीजिया के साथ रिएक्ट करते हैं। यहाँ पर भी कंसनट्रेटेड HCl प्लस कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे एक्वा रीजिया के साथ में, और क्या बनाते हैं? नाइट्रोसिल क्लोराइड बनाते हैं, NOCl। यहाँ पर भी NOCl बनता है। सो पहले तो इसका मेन कॉम्पोनेंट देखते हैं, NOCl प्लस वाटर तो इसका बाई प्रोडक्ट है। NOCl प्लस वाटर इज़ द बाई प्रोडक्ट, NOCl प्लस वाटर इज़ द बाई प्रोडक्ट। जो मेन चीज़ बनती है वो याद रखिए, ये हमेशा क्लोराइड्स बनाते हैं, तो AuCl3 बनाता है और PtCl4 बनाता है। इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल SYL सिल क्लोराइड। ठीक है, तो याद रखिए नोबल मेटल्स हैं, नोबल मेटल्स जो हैं, noble metal do not react with any acid except aqua regia। एक्वा रीजिया को छोड़ के वो किसी भी फॉर्म ऑफ मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते।
बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट केसेस थे, आपको अच्छे से लर्न करना है। अब आगे रिएक्शन इतनी ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी रिएक्शन है नाउ। ऑलराइट, रिएक्टिविटी सीरीज ज़रूर ध्यान में रखना कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या क्या थी आपकी। नाउ अब सिंपल रिएक्शंस हैं जो आपके इजीली आप कर सकते हो उसको आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट आती है फोर्थ टाइप रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद क्लोरीन। क्लोरीन के साथ क्या बनता है? सीधा सा सवाल है। मेटल जब भी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है मेटल क्लोराइड। ठीक है, कोई हाइड्रोजन गैस कोई कुछ बाहर निकलता है, अब मेटल कैसा भी हो जाए, क्योंकि हाईली रिएक्टिव नॉन रिएक्टिव की तो बात, सभी मेटल्स जो होते हैं नॉन मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये बात पता है आपको। तो सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? जिंक क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? कॉपर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? इवन दो सिल्वर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? फटाफट बता दो। NaCl बनेगा, MgCl2 बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा, जिंक क्लोराइड बनेगा, कॉपर क्लोराइड बनेगा, सिल्वर क्लोराइड बनेगा। अच्छा, ये कैसे बनाना है आपको? देखो सिंपल सा तरीका है इनका। जैसे कि मैं इसकी बात करूँ, एल्यूमिनियम पे होता है 3 पॉजिटिव। ठीक है, ये क्या बनाते हैं? क्लोराइड्स। क्लोराइड क्या होते हैं? Cl नेगेटिव। तो फार्मूला क्या बन गया? AlCl3। क्रॉस मल्टीप्लाई करके फार्मूला बना सकते हो ना। कॉपर पे +2 होता है, सिल्वर पे +1 होता है, जिंक पे +2 होता है, मैग्नीशियम पे +2 होता है, सोडियम पे +1 होता है। बैलेंसिंग आप कर सकते हो, तो उसका कोई इशू नहीं है। आया समझ में? ठीक है, नाउ नेक्स्ट रिएक्शन जो आती है, सिंपल रिएक्शन थी ये, रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन। ठीक है, दैट इज फिफ्थ रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? तो बेटा याद रखिए, मेटल जब भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है मेटल हाइड्राइड। जब भी हाइड्राइड की बात हो तो हाइड्राइड पे चार्ज क्या होता है? H नेगेटिव। एग्जांपल याद रखिए, कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन, कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, या फिर एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोजन एंड सो ऑन। तो सोडियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? सोडियम हाइड्राइड। इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, कैल्शियम जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होता है तो बनता है कैल्शियम हाइड्राइड। ठीक है, एल्यूमिनियम जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो एल्यूमिनियम हाइड्राइड। फॉर्मूला जैसे इसकी बात करूँ मैं, कैसे बनाया इसको? कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव होता है, हाइड्राइड पे H नेगेटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या बन गया? CaH2। ठीक है, याद रहेगा। इसको हाइड्रोलिथ भी कहा जाता है, हाइड्रोलिथ, ये इसका कॉमन नेम है। याद रख सको तो बेटर है, नहीं याद रखो तो कोई इशू नहीं, कैल्शियम हाइड्राइड याद रख लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसका लास्ट रिएक्शन इज सेकेंड लास्ट रिएक्शन, 7 बताई थी ना आपको, रिएक्शन विद नाइट्रोजन। 6th इज रिएक्शन विद नाइट्रोजन। देखिए बेटा, मेटल जब भी नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है मेटल नाइट्राइड, और नाइट्राइड पे चार्ज क्या होता है? N3 नेगेटिव। तो सीधी बात करते हैं, मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन रिएक्ट करके क्या बनाएगा? सोडियम प्लस नाइट्रोजन रिएक्ट करके क्या बनाएगा? कैल्शियम प्लस नाइट्रोजन रिएक्ट करके क्या बनाएगा? फटाफट बताइए। मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम नाइट्राइड, 3N2। कैसे बना? देखिए, मैग्नीशियम पे चार्ज होता है 2 पॉजिटिव, नाइट्राइड बना रहा है तो N3 नेगेटिव, तो फॉर्मूला हो गया N3Mg3N2। ठीक है, उसी तरह से सोडियम पे बात करेंगे तो सोडियम पे चार्ज कितना हो गया? +1, तो इधर 3 आ गया और नाइट्रोजन। कैल्शियम पे बात करेंगे तो कैल्शियम 3N2, तो इसे हम क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम नाइट्राइड। ठीक है, ऑलराइट। नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी इज द रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ मेटल। मेटल्स जो होते हैं वो एक्ट होते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इंपॉर्टेंट है, 7th इज इंपॉर्टेंट, 6 और 7 दोनों इंपॉर्टेंट थे, मार्क कर लेना। रिड्यूसिंग नेचर,
देखिए बेटा, सभी मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। मेटल अभी इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो ये फिनोमेना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। और अगर ऑक्सीडेशन है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, तो बेटा याद रखना, मेटल जो होते हैं एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स एज दे लिबरेट इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म मेटल कटायन। आई होप आपको मेटल्स की प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी अच्छे से। ठीक है, दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मोर रिएक्टिव मेटल्स वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, वैसे कैसे रिएक्ट करते हैं, वो सारी बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, नाउ मूव टूवर्ड्स द नॉन मेटल्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। नाउ सी chemical property of non-metal। नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, नॉन मेटल्स क्या होते थे? ते जनरली क्या करते हैं? नॉन मेटल्स ते जनरली गेन द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की बात करेंगे। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो बेटा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? देखिए ज़रा, नॉन मेटल जो होते हैं, मैं इसको एनम बोल देता हूँ। नॉन मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, कोई हाइड्रोजन गैस वगैरह कुछ लिबरेट नहीं होती इसमें। ठीक है, और दूसरी बात, ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड है, इसको अगर पानी के साथ रिएक्ट करवाए जाए तो क्या बनाते हैं? एसिड्स देते हैं आपको। इसीलिए तो एसिडिक होते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली एसिडिक इन नेचर। वाई? ऑक्साइड प्रॉपर्टीज याद कीजिए। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की, जैसे कि कार्बन हो गया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर ले। फॉस्फोरस हो गया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करो तो क्या बनेंगे? कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 बनाएगा, सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके SO2 बना लेगा, फॉस्फोरस दैट इज़ P2O5 बना लेता है। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बोलते हैं इसको। गॉट इट? समझ में आ गया? ठीक है, और आपको पता है अच्छे से कि ये क्या है, क्या बनाते हैं? ये एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। एक और चीज़, कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी बना सकता है। तो बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको ये कि अगर एक्सेस में लिया गया है ना ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन एक्सेस में लिया गया है तब तो बनाते हैं ये क्या? एसिडिक ऑक्साइड। और अगर लेस अमाउंट में लिया गया है तो क्या बनाते हैं? ये न्यूट्रल ऑक्साइड। ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या क्या बनाता है, तो हम बोलेंगे एसिडिक ऑक्साइड्स भी बनाता है प्लस न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी बनाता है। बट वो कंटेंट पे डिपेंड करता है कि वाटर ऑक्सीजन अमाउंट ज़्यादा है कि कम है। ठीक है, नाउ सी नेक्स्ट आती है रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? नॉन मेटल की रिएक्शन विद वाटर। सेकेंड रिएक्शन इज रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, वाटर के साथ अगर बात करें तो जनरली क्या बनता है? ये एसिड से बनते हैं आपके नॉन मेटल, लाइक फ्लोरीन हो गया। ठीक है, फ्लोरीन अगर हम बात करेंगे वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो क्या बनता है आपका? या क्लोरीन जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या बनाएगा? तो फ्लोरीन जो हो गया हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट, वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाता है आपका दैट इज़ HF प्लस ऑक्सीजन गैस बाहर निकाल देता है। अगर यहाँ बात करें तो क्या बनेगा? HCl प्लस ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाते हैं। तो नॉर्मली सारे नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते हैं, फ्यू नॉन मेटल्स जो रिएक्टिविटी उनकी ज़्यादा होती है वही रिएक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन केसेस में थोड़ा सा ध्यान रखना, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो ही जनरली रिएक्ट कर पाते हैं, बाकी कोई भी नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है नॉर्मली। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स। नॉन मेटल के एसिड के साथ रिएक्शन एट ऑल नहीं होते, दे डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। ठीक है, तो थर्ड रिएक्शन आती है रिएक्शन विद एसिड्स। तो बेटा नॉन मेटल जो है वो किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करके कोई रिएक्शन नहीं दे पाता। क्यों नहीं दे पाता? आप अच्छे से समझते हो। कोई भी एसिड है तो हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा तो नॉन मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ठीक है, तो नॉन मेटल डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस
फ्रॉम एसिड्स। तो ये याद रखना, नॉन मेटल डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड्स। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। इजी कंसेप्ट है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है इसके। तो नाउ फिर बात करते हैं क्लोरीन के साथ में, क्लोरीन हाइड्रोजन इनके साथ में अगर बात करें तो ये भी बहुत आसान है। आपको पता है क्लोरीन के साथ में मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, क्लोराइड्स बनाएंगे। ठीक है, तो फोर्थ रिएक्शन इसकी आती है, दैट इज फोर्थ रिएक्शन विद क्लोरीन, क्लोरीन के साथ। तो बेटा नॉन मेटल जब भी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, देखो क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्टेबल है नेचर के अंदर, इसलिए Cl2 लिख रहे हैं हम लोग। तो क्या बनाता है, नॉन मेटल क्लोराइड बनाते हैं। क्लोराइड में Cl नेगेटिव चार्ज होता है, ये आपको पता है। तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे H2 + Cl2 के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है। ठीक है, या फिर आप बोल दो फॉस्फोरस ले लो, फॉस्फोरस प्लस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, नाइट्रोजन प्लस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है। ठीक है, चलो नाइट्रोजन के साथ आते हैं, इनकी बात करते हैं। तो ये तो बन गया HCl बनता है। यहाँ पे बात करें तो फॉस्फोर क्लोरीन के साथ मिलकर बनाता है PCl3। आपको फॉस्फोरस के लिए याद नहीं, आपको HCl के लिए याद रख लो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ फिफ्थ रिएक्शन इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो बेटा नॉन मेटल जब भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाते हैं, नॉन मेटल हाइड्राइड बनाते हैं। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं इसके, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, वो हाइड्रोजन सल्फ़र हो गया, सॉरी सल्फ़र हो गया, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएं, या फिर नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएं। ठीक है, तो इनकी बात करते हैं। सल्फ़र हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, H2S गैस, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, रॉटन एक स्मेल होती है। नाइट्रोजन इसके साथ रिएक्शन करके बनाता है NH3, जिसको हम क्या बोलते हैं, अमोनिया। ये सब क्या कहलाएंगे, हाइड्राइड्स। दीस आर द, अच्छा इसका एक और नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड, तो उसका केमिकल नेम है, इसको एक और नाम दिया जा सकता है, हाइड्राइड ऑफ सल्फ़र। याद रखना, इसको हाइड्राइड ऑफ सल्फ़र कहते हैं हम लोग, हाइड्राइड ऑफ सल्फ़र भी कहते हैं। और इसी तरह से इसको कहा जा सकता है हाइड्राइड ऑफ अमोनिया, नाइट्रोजन। ठीक है, याद रहेगा। ठीक, नाउ नेक्स्ट आती है, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग नेचर, और लास्ट रिएक्शन है, दैट इज 6 प्रॉपर्टीज ऑक्सीडाइजिंग नेचर। देखिए बेटा, जैसे मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, क्लोरीन का लेता हूँ, तो Cl2 जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन, या Cl जो क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा, Cl नेगेटिव बना लेगा। तो बेटा एक थोड़ी सी बात समझिए, क्लोरीन एक नॉन मेटल था, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और Cl नेगेटिव बना गया, क्लोराइड बना गया, तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो प्रोसेस क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। तो अगर रिडक्शन हुआ तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो नॉन मेटल जो होते हैं एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज दे गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म अनाइंस, अनाइंस बना लेते हैं। ऑलराइट, तो आई होप मेटल और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से याद हो गई होंगी। ठीक है, इनका डिफरेंसेस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, तो इनको थोड़ा अच्छे से लर्न करना है आपको। इनकी प्रॉपर्टीज़ देखो, क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, गिव द डिफरेंस कंपैरिजन कंपैरेटिव स्टडी या डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल नॉन मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉन मेटल पे तो क्वेश्चन रेयरली पूछा गया है, लेकिन मेटल्स पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से लर्न कीजिए। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। Pen, watch, bicycle, car, bus and bridge are all made of metals. On the other hand, helium, which makes balloons fly, and the carbon that constitutes diamonds are non-metals. What is the basis for distinguishing metals from non-metals? To understand the scientific basis for this classification, you need to examine the physical and chemical properties of metals and non-metals. In this lesson, you will learn about the properties of metals and non-metals. You will also learn how they form compounds and how they can be separated. At the end of this lesson, you will be able to define metals and non-metals, locate the position of metals and non-metals in the periodic table, discuss the physical and chemical properties of metals
and non-metals. Compare the properties of metals and non-metals. Metals are elements that have a tendency to lose electrons and form positively charged ions or cations. For example, sodium has an electronic configuration of 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. During a chemical reaction, sodium can lose an electron to a non-metal like chlorine to form a sodium ion that has an electronic configuration of 1s2, 2s2, 2p6. Conversely, non-metals are elements that have a tendency to accept electrons to form negatively charged ions or anions. For example, chlorine has an electronic configuration of 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. During a chemical reaction, chlorine can accept an electron from a metal like sodium to form a chloride ion. A chloride ion has an electronic configuration of 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. To get an idea of the properties of metals and non-metals, let's first locate them in the periodic table. When elements are arranged in the increasing order of their atomic numbers in the periodic table, metals, including alkali and alkaline earth metals, are placed on the extreme left of the periodic table. Non-metals are placed on the extreme right of the periodic table. Based on the positions of metals and non-metals in the periodic table, it is possible to predict their properties. For example, the elements on the extreme left of the periodic table are metals that easily lose electrons and are highly reactive. On the other hand, the elements on the extreme right are non-metals. They readily accept electrons and are also highly reactive. You will now learn about these properties in detail. If you look around, you will find metallic objects around you in various forms. For example, jewelry made of gold and silver, wires made of copper, and curtain rods made of aluminium are all metallic objects. Metals are used to make these objects because of some specific physical properties. Let's take a look at some important physical properties of metals. All metals are solids at room temperature, except mercury, which is a liquid. All metals are lustrous. Metal surfaces shine when they are freshly cut. For example, gold and silver are popularly used for making jewelry because of their luster. Metals have high densities and therefore tend to sink in water. For example, tin and lead sink in water. Exceptions to this rule are lithium, sodium, and potassium. The density of these elements is lower than that of water, and hence they do not sink. Metals are highly malleable and can be beaten into thin sheets. For example, aluminium and zinc can be rolled into thin sheets. This property makes them suitable for use in various industries like construction and manufacturing. Metals are highly ductile and can be drawn into wires. For example, copper and silver can be drawn into thin wires. Metals are good conductors of heat and electricity. Copper wires are commonly used in electrical cables because of this property. Metals have high melting points. For example, tungsten has a high melting point due to which it is used in bulb filaments. Mercury is an exception to this property since it has a low melting point. Iron rusts because it reacts with moisture to form iron oxide, which is commonly known as rust. Metals react with other elements in a variety of ways. Let's look at some such reactions. Formation of ionic compounds. Metals lose electrons to non-metals
to form strong ionic compounds. For example, sodium loses electrons to chlorine to form sodium chloride, which is an ionic compound. Action of metals with oxygen. Metals burn in the presence of oxygen to form metal oxides, which are basic in nature. For example, a magnesium ribbon burns in oxygen to form magnesium oxide. Action of metal oxides with water. Metal oxides dissolve in water to form basic metal hydroxide solutions. For example, magnesium oxide dissolves in water to form a strong basic solution of magnesium hydroxide. Action as reducing agents. Metals have a tendency to lose electrons. In other words, they are good reducing agents. For example, carbon in the combined form accepts electrons from sodium and gets reduced to carbon in the free state. Thus, sodium acts as a reducing agent. Non-metals show properties that are unlike metals. That is, they don't possess metallic properties. Let's look at the common properties of non-metals. Non-metals exist as solids, liquids, and gases. For example, silicon and carbon are solids. Bromine is a liquid. Chlorine, fluorine, and oxygen are gases. Non-metals are non-lustrous, that is, they have a dull appearance. For example, the surfaces of sulfur and phosphorus do not shine. Most non-metals have a very low density. For example, oxygen and nitrogen are lighter than air. The exception is diamond, a form of carbon. Diamond is one of the strongest known substances. This is because carbon, in this form, has a very high density. Non-metals are non-malleable. For example, sulfur and iodine cannot be hammered into sheets. Non-metals, except for carbon fibers, are not ductile. For example, phosphorus and bromine cannot be drawn into wires. Non-metals are bad conductors of heat and electricity. For example, sulfur and phosphorus cannot conduct electricity. The exception to this property is graphite, which is a good conductor of electricity. Non-metals have low melting and boiling points. For example, sulfur and phosphorus have low melting and boiling points. When you make a bonfire, the wood burns to release smoke. The burning of wood involves a chemical reaction called oxidation. The carbon in the wood reacts with atmospheric oxygen to form carbon dioxide. The carbon dioxide is released in the form of smoke. Let's look at the chemical properties of non-metals in general to understand their behavior with other elements. Formation of covalent compounds. Non-metals form covalent compounds by sharing electrons. For example, in a molecule of hydrogen chloride, hydrogen and chlorine share a pair of electrons. Thus, hydrogen and chlorine are bound together through a covalent bond. Action with oxygen. Non-metals form acidic or neutral oxides. For example, sulfur reacts with oxygen to form sulfur dioxide, which is acidic. Nitrogen combines with oxygen to form nitric oxide. This nitric oxide is neutral in nature. Action of non-metal oxides with water. Acidic oxides dissolve in water to form acidic solutions. For example, sulfur dioxide reacts with water to form sulfurous acid. Action of non-metals as oxidizing agents. Non-metals have the tendency to gain electrons. That is, they are good oxidizing agents. For example, chlorine accepts electrons from hydrogen and oxidizes hydrogen sulfide to sulfur. In the process, it liberates hydrogen chloride gas. Thus, chlorine acts as an oxidizing agent. In ionic compounds,
The forces of attraction between the ions of metals and non-metals are very strong. Therefore, it is difficult to separate the elements in such compounds. You can overcome this force of attraction or decompose this compound by passing electricity through it. The process of decomposition of a substance by passing electricity through it is called electrolysis. To understand how metals and non-metals are separated through electrolysis, let's consider sodium chloride. On passing electricity, sodium chloride splits into sodium and chloride ions. Sodium metal is deposited at the cathode. The non-metal chlorine gas evolves at the anode. Metals and non-metals exhibit a number of differences in their properties. Some of these important differences are: metals are generally solids, but non-metals may exist in solid, liquid, or gaseous states. Metals have very high melting and boiling points, unlike non-metals. Most metals are malleable, ductile, and lustrous, while non-metals are not. Metals are electropositive, that is, they tend to lose electrons, while non-metals are electronegative because of their tendency to accept electrons. Metals are good conductors of heat and electricity, while non-metals are bad conductors of heat and electricity. Metals form ionic compounds, while non-metals form covalent compounds. Metals form basic oxides, while non-metals form acidic or neutral oxides.